powered by Zeppe. ओके, तो इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल है कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में क्या अंतर होता है? मतलब हम कई बार ये सुनते हैं कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है और बिटकॉइन की खासियत ही डिसेंट्रलाइजेशन मानी जाती है, तो वो किस तरीके से डिसेंट्रलाइज है और वो सेंट्रलाइज सिस्टम से अलग क्यों है? देखिए, एक बात समझिए, जब हम हिस्ट्री ऑफ मनी की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ मनी के अंदर एक बात याद रखिए कि जो भी मनी मैनेजर होगा वो आज नहीं तो कल अपनी पावर का नाजायज या गलत या इनएफिशिएंट इस्तेमाल करेगा ही करेगा। ठीक, जब ऐसा होता है तो उस देश की करेंसी, उस देश का मॉनेटरी सिस्टम नुकसान में जाता है, जिसको कहते हैं एक तरह से सिंगल पॉइंट फेलियर सिस्टम। ठीक, जैसे डीमोनेटाइजेशन एक सिंगल पॉइंट फेलियर सिस्टम था। जो भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है वो सिंगल पॉइंट फेलियर होता है। ठीक, और जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, बिटकॉइन जैसे सिस्टम्स होते हैं, वो सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आज 10,000 कंप्यूटर नोड्स के ऊपर बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर, बिटकॉइन का सारा सिस्टम घूम रहा है। अगर इन 10,000 में से मान लीजिए 4,000 कंप्यूटर्स को न्यूक्लियर बम से भी उड़ा दिया जाए, मतलब मैं सबसे भयानक पॉसिबिलिटी एज्यूम कर रहा हूं, अगर न्यूक्लियर बम से 4,000 कंप्यूटर नोड्स को उड़ा भी दिया जाए तो भी बिटकॉइन सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिस्टम एक तरह से एंटी फ्रेजाइल है। एंटी फ्रेजाइल का मतलब कि इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो अगर आप सभ्यता का इतिहास देखें, इंसानी सभ्यता का इतिहास देखें, तो इंसानी सभ्यता सेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम के अंदर ज्यादा अनसेफ है बनिस्बत डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के। अगर मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर रखूं, तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड को कोई एक देश कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए गोल्ड की वैल्यू पिछले 5,000 साल में स्टेबल रही है। पर गोल्ड की प्रॉब्लम क्या है? गोल्ड एक पेमेंट सिस्टम नहीं बन सकता। पर बिटकॉइन जो है वो ना केवल डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, बल्कि वो डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम भी है। यानी कि अगर मैं आपको बिटकॉइन में पे करना चाहता हूं, आप नाइजीरिया में हो सकते हैं, लंदन में हो सकते हैं, न्यूजीलैंड में हो सकते हैं, आप कहीं भी हो सकते हैं, मेरे और आपके बीच में कोई रुकावट नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। क्या सर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंटरनेट भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और जिसने ह्यूमैनिटी को चेंज किया है अच्छा भलाई के लिए? और अगर हम बिटकॉइन को समझना चाहते हैं, उसके डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के पावर को समझना चाहते हैं, तो इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है ये समझने के लिए कि किस तरीके से जिंदगी में बदलाव आया, ह्यूमैनिटी को उसने हेल्प की है ग्रो करने में। सी यस, एक लेवल पर ये एक अच्छी एनालॉजी होगी, अच्छा उसका उदाहरण होगा बिटकॉइन को समझने का। देखिए, इंटरनेट बेसिकली होता क्या है? देखिए, इंटरनेट बहुत गहरे में एक प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी के अंदर 3 सब प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी। अब एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल है, दुनिया के अंदर जितनी भी ईमेल सर्विसेज हैं, चाहे वो जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, वो सारी की सारी एसएमटीपी के ऊपर बनाई गई है। ठीक, अब ले लीजिए एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दूसरा प्रोटोकॉल है उसके अंदर, टीसीपी/आईपी के अंदर। दुनिया के अंदर जितने भी फाइल सिस्टम है, आपकी वर्ड फाइल है, आपकी एक्सेल फाइल है, आपकी मान लीजिए पीडीएफ फाइल है, ये सब एफटीपी के ऊपर बनाए गए हैं। उसी तरह से तीसरा प्रोटोकॉल है एचटीटीपी। दुनिया में आज की तारीख में 4 अरब डोमेन्स हैं, यूआरएल जिसको भी कहते हैं, ये सब के सब एचटीटीपी के ऊपर बनाए गए हैं। तो
एक तरह से ये जो प्रोटोकॉल है TCP/IP, ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है जो पिछले लगभग 50 सालों से इसी तरह से डिसेंट्रलाइज है। इसको कोई भी एक देश, एक कॉरपोरेशन कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए इसकी ग्रोथ इतने बड़े लेवल पर इतने फास्ट हुई। फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में दुनिया भर में 4 अरब लोग रोज इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और वो भी 1 मिनट नहीं, कई कई घंटे। और ये गिनती जितनी तेजी से बढ़ रही है, अगले 5 साल में हो सकते हैं 4 अरब 6 अरब के आसपास पहुंच जाए। तो जिस तरह से इंटरनेट आम आदमी की जिंदगी के अंदर इतने गहरे जा चुका है, उसी तरह से इंटरनेट ऑफ मनी, जिसको मैं बिटकॉइन कहता हूं, उसके भी लोगों की जिंदगी में इतने गहरे जाने की तमाम संभावनाएं अब खुल गई हैं।